अब इसके आज हम आपके लिए लाए हैं 20 मई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है 18 मई को, 17 मई को, 19 मई को या 16 मई को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए 18 मई को। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आईकॉम ने इस दिवस की शुरुआत की। इस दिन को मनाने का कारण समाज को संग्रहालय के महत्व से अवगत कराना है। अगला क्वेश्चन, विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मई को, बी 17 मई को, सी 18 मई को, डी 19 मई को। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 17 मई को। अब इस डिटेल देख लेते हैं हम। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन के जोखिम को बढ़ाती है। हर 4 में से एक व्यक्ति को ये समस्या होती ही है। WHO के आंकड़े के अनुसार दुनिया में 1.13 बिलियन लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। खराब खान पान, व्यायाम नहीं करना, शराब और तंबाकू का सेवन इनके कारण होते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से खतरा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक आ सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है, अंधेपन का खतरा बढ़ सकता है। और मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। और जो मई महीने का दूसरा शनिवार होता है उस टाइम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस और 24 मई को राष्ट्रीय मंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और 30 मई को गोवा दिवस बनाए जाते हैं। ये मई महीने के में बनाए जाने दिवस है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है ए ऑप्शन है 28 मई को, बी 30 मई को, सी 29 मई को, डी 31 मई को। तो दोस्तों इसका आंसर है 31 मई को। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 31 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वही अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्था 31 मई तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटलिटी सेवाएं बंद रहेगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट को किचन चालू करने की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय यात्री परिवहन 2 राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पेपर कैन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है हरिकेन
टाइफून, सी एफान, डी यफनी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी अम्फान। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अम्फान के 19 मई तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। ओडिशा सरकार ने 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया। चक्रवात आज यानी 17 मई से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट की ओर बढ़ेगा। चक्रवात के दौरान हवा की गति 115 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। मछुआरों को 18 से 21 तारीख के बीच समुद्र में न जाने की अनुमति दी गई है। बंगाल की खाड़ी में इससे पहले नवंबर 2019 को चक्रवाती तूफान बुलबुल आया था। पिछले साल मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी आया था। चक्रवात का नाम कैसे तय होता है? हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। जैसे कि चक्रवात इस 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में मौजूद अलग नाम इस चक्रवात को दिया जाता है। इससे चक्रवात की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 45, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए अनुच्छेद 25। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 मई को यह फैसला सुनाया है। 15 मई को यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। हालांकि यह जरूर है कि अजान देना धार्मिक का धार्मिक भाग है। अदालत ने कहा कि ह्यूमन वॉइस से अजान हो दिया जा सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउड स्पीकर से अजान न दे। हाई कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि जिलाधिकारियों से उनका पालन करवाए। क्या था मामला? दरअसल गाजीपुर के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में अजान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बसपा सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अजान की अनुमति न दिया जाना धार्मिक स्वतंत्रता व मूल अधिकारों का हनन बताया था। जस्टिस शशिकांत गुप्ता व जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा, अजान इस्लाम का एक अनिवार्य अंग हो सकता है। हाई कोर्ट ने और क्या कहा देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है। उसका प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। हालांकि ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। ये सार्वजनिक आदेश, नैतिकता या स्वास्थ्य और भारत के संविधान के भाग 11 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। अगर सरकार को लगता है कि इस काम से पब्लिक हेल्थ, नैतिकता या फिर कोई भी ऐसी बात जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाधक है, तब सरकार इस पर रोक लगा सकती है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद या उनके प्रमुख शिष्यों ने अजान के लिए माइक्रोफोन या इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, क्योंकि तब यह नहीं था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का उपयोग अजान का आवश्यक और इस्लाम का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज 10
बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज़ पर रोक का कानून है। सिर्फ वही मस्जिद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकती है जिन्हें अनुमति मिलती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? इसका ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र यूएन के, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के, या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन WTO के। आंसर है सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। भारत ने WHO में जापान की जगह लेगा, अगले सप्ताह पद संभालेगा। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग में यह पद संभालेगा। इसमें WHO के 194 सदस्य देश और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। भारत ऐसे समय में यह पद संभालने जा रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच कोरोना के मुद्दे पर तनाव चल रहा है। कई दूसरे देशों में भी इस मुद्दे पर चीन के रुख का विरोध किया है। कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी और अब इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया में करीब 47 लाख लोग ज़्यादा अब इसकी चपेट में हैं और 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में ही 95,000 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहनॉम है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है? ऑप्शन इस प्रकार है, प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, बी प्रधानमंत्री ऑनलाइन प्रोग्राम, सी प्रधानमंत्री ई शाखा प्रोग्राम, या डी प्रधानमंत्री ई स्कूल प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम ए। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे पेपर केन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। इसके जरिए डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के जरिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, जहां बच्चे उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन ऑनलाइन करवाया जा सकेगा। यानी 1 क्लास 1 चैनल होगा। रेडियो, कम्युनिस्ट रेडियो और ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। 30 मई तक टॉप 100 यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत होगी। दिव्यांग बच्चों के लिए कंटेंट ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कोर्सों की व्यवस्था की जाएगी। दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत होगा। PM ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 17 मई 2020 को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 मई को कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? ऑप्शन इस प्रकार है, ए तीसरी बार, बी चौथी बार, सी 5वीं बार, या डी 6ठी बार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5वीं बार। अब इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इजराइल में 500 से अधिक दिनों के लिए एक केयर टेकर सरकार काम कर रही थी। 3 लगातार आम चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू लिकुड पार्टी से हैं। उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष बेनी गैंट्ज के साथ गठबंधन कर ये सरकार बनाई है। नई सरकार ने 18 महीने तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, जबकि आगे के 18 मई बाद बेनी गैंट्ज प्रधानमंत्री रहेंगे।
दोस्तों हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।